Welcome back everyone to the second class of ratio analysis. I'm Samir and you're watching Commerce Kivani. We're preparing for CS Executive New Syllabus. The paper is Corporate and Management Accounting and the chapter is Ratio Analysis. This is the second class. इससे पहले अपना फर्स्ट क्लास आ चुका है. Those who haven't watched, ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है. You can go and watch that video first. हम लोगों ने पहला जो क्लास था उसमें बैलेंस शीट से रिलेटेड टर्म्स और रेशियो एनालिसिस के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन किया हुआ था. तो वो एकदम रेशियो एनालिसिस जो एंटायर चैप्टर है उसका एकदम बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करता है, क्योंकि वो आप धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ना इस चैप्टर में आपको रेलिवेंस पता चलेगा कि पहले वो सारे टर्म्स क्यों मैंने डिस्कस किए. एक छोटा एग्जांपल बैलेंस शीट का ओल्ड फॉर्मेट में लेके क्यों मैंने समझाया, वो सारा आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा. इसीलिए मेरे तरफ से एक सिंसियर एडवाइस ये है, पहले आप पहला वाला जो फर्स्ट क्लास था रेशियो एनालिसिस का उसको पहले रैप अप करें, फिर इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करें सेकेंड वीडियो के साथ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. स्ट्रेट अवे जंपिंग ऑन टू our content without wasting much of our time. But yes, if you're new to my channel watching this video for the first time, do not hesitate to subscribe and hit the bell icon, and if you are finding these videos useful, do like and share. So starting the today's class, हम अगर लास्ट क्लास का बात करेंगे तो लास्ट क्लास में ना ये एक बैलेंस शीट था. इस बैलेंस शीट को हमने सॉल्व किया था, कुछ इसके ऊपर डिस्कशंस किए थे. ठीक है, ये जो सारे डिस्कशंस है शेयर होल्डर्स फंड है, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेब्ट वगैरह वगैरह, ये सारे बातें वर्किंग कैपिटल तक यहाँ तक तो कर ही लिए थे, राइट. कैपिटल एम्प्लॉयड से बाकी था हमारा, हमने ये नेक्स्ट क्लास के लिए रखा था. इसी से ही हमारा आज का क्लास स्टार्ट होगा. ठीक है, ओके. अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें ना, तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको हमने बहुत जगह यूज किया हुआ है इससे पहले कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस में. सर गुडविल के लिए भी यूज होता है. ठीक है, हर जगह इसका रेलिवेंस अलग अलग है. वो रेलिवेंस को एक जगह एक बार में फिर से समझना बहुत ज़रूरी है, कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए. ओके, अगर आप बेटा गुडविल का अगर बात करोगे ना सर, एकदम क्लियरली मुझे याद है फिक्स्ड एसेट सारे ले लेते थे. ठीक है, गुडविल होता था तो गुडविल नहीं लेते थे बैलेंस शीट में. ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेते थे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते थे. ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन करंट एसेट आता था, वो भी ले लेते थे. ठीक है, ओके. फिक्टिशियस एसेट हम इग्नोर करते थे. ठीक है सर, ये हो जाता था टोटल एसेट्स. इसमें से हम एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब बाहर वालों का लायबिलिटी, मतलब जो ओनर का लायबिलिटी नहीं है, ओके, उसमें हम क्या क्या लॉन्ग टर्म डेट, टर्म लोन्स, डिवेंचर्स वगैरह लेस कर देते थे और करंट लायबिलिटी प्रोविजंस लेस कर देते थे. तो जितना आता था उसको बोलते थे टर्मिनल कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर इसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में कन्वर्ट करते थे. दैट्स ए डिफरेंट इशू. लेकिन यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करते थे वो हम बात कर रहे हैं. बेटा अगर हम बात करें ना, ये जो पार्ट है एसेट्स का, डोंट यू थिंक टोटल एसेट्स में से गुडविल, नॉन ट्रेड और फिक्टिशियस हटा दे के बाकी सारे ले लेते थे हम. और टोटल लायबिलिटी में अगर हम बात करेंगे इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व्स, इसको छोड़ के बाकी सारे ले लेते थे. तो ये एक वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड था फ्रॉम एसेट्स अप्रोच. हम इसको कैपिटल अप्रोच से भी निकाल सकते हैं. सर कैसे? सर वही चीज है ना, आप अगर इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व्स को ऐड करोगे, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व्स को ऐड करोगे, ठीक है, वहां से फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दोगे, वहां से गुडविल को माइनस कर दोगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दोगे, तो भी बात सेम टू सेम है. इज इट ओके? और इसका दूसरा तरीका भी है. टोटल लायबिलिटी ले लो पूरा, और टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस, नॉन करंट लायबिलिटीज हटा दो, तो बात रह जाएगा कितना, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व्स का ही बात रह जाएगा. वहां से फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा दो. तो जितना मतलब बात घुमा के देखो तो बात सेम टू सेम वहीं पे ही आके खड़ा हो जाता है. अगर आप इस बैलेंस शीट को देखेंगे, आपने सारे एसेट्स ले लिए,
यहाँ तक, ठीक है। 50 से एसेट माइनस कर दिया और करंट लायबिलिटी को हटा दिया यहाँ से, ठीक। तो सर और लॉन्ग टर्म डेब्ट को हटा दिया यहाँ से, तो जितना बच गया आप टोटल में से, टोटल लायबिलिटी में से लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट लायबिलिटी, फिक्टिशियस एंड गुडविल, गुडविल अगर है कुछ तो वो हटा देंगे तो भी तो वही रहेगा ना। बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी एंड एसेट्स दोनों इक्वल रहते हैं। आप यहां से कैलकुलेट करो, एसेट से लेके ये माइनस करो और इसको नेट में ले लो, बात तो सेम ही है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम कहाँ कैलकुलेट करते थे, किस में कैलकुलेट करते थे, गुडविल में। जब शेयर्स में आते थे कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, इक्विटी शेयर्स का जब कैलकुलेशन होता था उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी कैपिटल एम्प्लॉयड आता था। वहां पे क्या करते थे, गुडविल में जो निकाला उसमें गुडविल को ऐड कर देते थे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे हटाया हुआ था वो ऐड कर देते थे, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट एज इट इज रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसमें जो लेस करते थे ना, क्योंकि गुडविल के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड लाया उसमें आप ऑलरेडी नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करते हो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स और उसका एरियस डिविडेंड अगर है तो वो चीज भी माइनस होता था। माइनस होने के बाद जो आता था वो कैपिटल एम्प्लॉयड आता था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, हम तो रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको लेके कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि एक ही बार में सारे जहाँ जहाँ चैप्टर्स में हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज़ है वो सारा इकट्ठा रह जाएगा तो डाउट्स नहीं होंगे। ओके, तो सर सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी ले लिया आपने, ठीक है, तो इन फैक्ट आपने टोटल एसेट लिया जिसमें से 50 से एसेट को हटाया, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से आपने करंट लायबिलिटी भी हटाया, लॉन्ग टर्म डेब्ट हटाया, टर्म लोन्स वगैरह जो है वो भी हटा दिया, आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हटा दिया, तो बचा कौन, इक्विटी, रिजर्व्स और 50 से एसेट, यही तो बचा। आपने लिया नहीं, क्या क्या, आपने तो सब कुछ ले लिया ना यहाँ से। आपने पूरा एसेट्स ले लिया, आपने इन्वेस्टमेंट करंट एसेट सब कुछ ले लिया, 56 को छोड़ दिया। आपने ये भी ले लिया, करंट लायबिलिटीज माइनस कर दिया, लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दिया, आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस कर दिया, तो बचा कौन, इक्विटी बचा, रिजर्व्स बचा और 56 बचा जिसको आपने कंसीडर नहीं किया। बेटा अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये जो इक्विटी शेयर्स के केस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते, दिस इज नथिंग बट द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। बात आ रहा है समझ में, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट। मैंने ये और लिखा है, मतलब क्यों, क्योंकि एमसीक्यूज है ना, आपको किसी भी तरीके से कैलकुलेशन करने बोल सकता है, तो दोनों तरीका हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, जो हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में जो कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करते थे, एक सेकेंड, दैट वाज नथिंग बट द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ओके सर, मूविंग फॉरवर्ड, और कहाँ पे यूज हुआ है, ईवीए में भी यूज हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। ईवीए में जो कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होता था, हम डिसाइड करते थे कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या है, क्या क्या फंड्स हमने यूज किया है ऑपरेशन करने के लिए, और ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है कि कम है, यही देखते थे। नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू केओ करते थे। ओके, वहां पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वहां पे क्या क्या आता था, इक्विटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब सब, ओनर्स कैपिटल, डेब्ट कैपिटल सब आता था वहां पे, इफ यू रिमेम्बर हमने सारा चीज डिटेली कवर किया हुआ है। रिजर्व्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड बोरिंग्स, ठीक है, वो सारे आ गए। तो अगर हम यहाँ पे कौन सा आइटम लेते नहीं है वो अगर आप बात करोगे तो सर ये जो लायबिलिटी में हमने सब लिया लेकिन करंट लायबिलिटीज को नहीं लिया है, ठीक है। अब अगर इसको एसेट साइड से निकालेंगे, हम ये क्यों कर रहे हैं, मैं ये बार बार एसेट साइड लायबिलिटी साइड क्यों बोल रहा हूँ, रेशियो एनालिसिस में इसका बहुत यूज आएगा, अभी से थोड़ा माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन देख के आप लोग घबराएंगे नहीं। ओके, तो अगर हम एसेट साइड से लिखेंगे तो टोटल एसेट ले लो, करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, टोटल एसेट ले लो, यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल एसेट ले लो,
इससे करंट लायबिलिटीज को हटा दो तो जितना बचेगा वही तो इक्विटी, प्रेफरेंस रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट है। और आप ईवीए में क्या करते हो, एक सेकेंड, आप ईवीए में क्या करते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट, यही तो है। तो ईवीए का बात हो गया। नेक्स्ट हम कहाँ यूज करते थे, अभी हमारा करंट चैप्टर आ गया, रेशियो एनालिसिस। इसमें हम अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करेंगे, जहां भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा रेशियो एनालिसिस में, उसमें आप क्या लोगे, इक्विटी, रिजर्व्स, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म डेब्ट। सर ये तो ईवीए हो गया, नहीं, इसमें फिक्टिशियस एसेट हमेशा माइनस करते हुए जाएंगे, अगर है तो, नहीं है तो ऑब्वियसली ईवीए का ही पार्ट है। और टोटल एसेट से फिक्टिशियस एसेट, करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। दोनों तरीके से एसेट और लायबिलिटी साइड दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एसेट का टोटल करके वहां से फिक्टिशियस एसेट और करंट लायबिलिटीज को हटा देंगे तो नेट में जितना रहेगा वही इक्विटी, रिजर्व्स, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म डेब्ट का ही पार्ट रहेगा। इज इट ओके? ओके। तो अगर आप कैपिटल साइड से या लायबिलिटी साइड से जाएंगे तो ये सारे को ऐड करके फिक्टिशियस को माइनस कर दो, और एसेट साइड से जाएंगे तो टोटल एसेट और फिक्टिशियस एसेट हटाओ, करंट लायबिलिटीज हटाओ, तो आ जाएगा आपका रेशियो एनालिसिस के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड। ये चीज बस ध्यान में रहे। ओके सर, अभी तक फॉर्मूले पे नहीं गए, अभी हम टर्म सिर्फ सीख रहे हैं। ओके, सो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करेंगे, यहाँ जो ऊपर जो हमने किया, यहाँ पे बात, यहाँ जो ऊपर बात किया, इसमें क्या क्या है, इक्विटी, रिजर्व्स, प्रेफरेंस एंड फिक्टिशियस एसेट। ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट है। ओके, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, यही है। अगर आप ध्यान दो ना, तो इक्विटी, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको हम कहाँ पढ़े थे, इसको हम क्या बोलते थे, इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड। रिमेंबर, हमने पढ़ा हुआ है, ये चीज कवर किया हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ इक्विटी लोगे, रिजर्व्स लोगे और फिक्टिशियस एसेट को माइनस करोगे ओनली, देन आपका क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। दोनों में डिफरेंसेस हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक है। तो सब एक साथ ले लोगे तो इक्विटी और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, सॉरी, ओनली इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड बोलते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस को ना लोगे आप, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट को लोगे, माइनस कर दोगे, तो जो अमाउंट आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आएगा। आई गेस कंसेप्ट इज क्लियर, क्योंकि डिस्कशन पहले क्लास में पूरा हो चुका है इसको लेके। और ये जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है ना, इसको रेशियो एनालिसिस के टर्म्स में हम क्या बोलेंगे, डेब्ट बोलेंगे, ठीक है। डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट लायबिलिटीज डेब्ट में इंक्लूड नहीं होते। ये चीज बाद में बहुत यूज होने वाला है, प्लीज अच्छे से इसको पेशेंस और कॉशन दे के समझें। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी का मतलब से शेयर होल्डर्स फंड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या है। आपको डेब्ट का पता होना चाहिए, आपको ओनर्स या प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है टोटल एसेट का। टोटल एसेट्स आर नथिंग बट टोटल ऑफ द एसेट्स, लेकिन फिक्टिशियस एसेट है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, ये प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा है प्रोप्राइटरी फंड, बहुत बार यूज होने वाला है रेशियो एनालिसिस में, ध्यान से समझें, कुछ है नहीं। ओके, प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या है, फंड कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर्स, ओनर्स। अब यहाँ पे रेशियो एनालिसिस पर्पस के लिए ओनर्स दो टाइप के हैं, प्राइमरी ओनर, सेकेंडरी ओनर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। हालांकि वो ओनर नहीं है, लेकिन फॉर दिस पर्पस हम ओनर्स को दो टाइप में बांटेंगे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो इक्विटी ने जितने दिया, प्रेफरेंस ने जितना दिया, दोनों को मिलाकर प्रोप्राइटर्स फंड होता है। सो इन शॉर्ट, प्रोप्राइटर्स फंड मतलब इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड, मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देंगे तो हमारा प्रोप्राइटर्स फंड आ जाएगा। तो यहाँ तक जो ये जो कंसेप्ट था, ये सारे बैलेंस शीट वाले टर्म्स थे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें पीएल स्टेटमेंट से लेकर कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। देन हम लोग रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चंस में या जो फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है उसके ऊपर जाएंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, वर्क हार्ड, बहुत सारा मेहनत करें, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।